हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को, जो हम डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने देखा कि किस सिचुएशन या किस पोजीशन को कहते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब होते हैं जब वो उस लेवल ऑफ गुड्स का कंजम्पशन कर लेते हैं जिसको करने के बाद उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग दो अलग अलग सिचुएशंस में, या आप कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट केसेस में डिस्कस कर रहे थे। यानी कि अगर कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को सिंगल कमोडिटी को परचेज करने पर खर्च करते हैं, तब उनका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये हमने हमारे लास्ट क्लास में देखा। और सेकंड केस जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ कि अगर कोई कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को 2 कमोडिटीज़ पर स्पेंड करते हैं, तब उनका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होंगे, और आज हम लोग इसी सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे आज के क्लास को, जहां हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 है हमारा, जिसमें हम कंज्यूमर्स बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के अंदर हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, यानी कि हम सेकेंड नंबर केस को डिस्कस करेंगे। पहला केस हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट केस में हमने बात किया कि कोई भी कंज्यूमर जब अपने एंटायर इनकम को 1 कमोडिटी को परचेज करने के पीछे खर्च करते हैं, तो उस केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है, उसके नेसेसरी कंडीशंस के तौर पर हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए थे। ठीक उसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी को जब हम इक्विवेलेंट करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, तब एक दिक्कत आती है कि दोनों को मेज़र करने का जो मेज़रमेंट है, जो यूनिट है, वो अलग अलग है। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेज़र कर रहे थे एंड प्राइसेस को हम मनी में के टर्म्स में मेज़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी को भी मनी के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस करा था, और फिर जाकर के हमने जब मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, देन हम उसको इक्विवेलेंट करके देखते हैं विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और जहाँ पे दोनों बराबर, उसी लेवल ऑफ आउटपुट पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को चुनते थे। इस बात को हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में एंड ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। ठीक सेम चीज़ एक्सटेंड हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर है और वो अपने एंटायर इनकम को अगर 2 कमोडिटीज़ को परचेज करने पर खर्च करते हैं, तब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। और यहाँ पे आप छोटी मोटी बातें ये भी समझेंगे कि हमने जो इससे पहले केस डिस्कस किया सिंगल कमोडिटी का, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। वाई? बिकॉज कोई भी कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज करने पर खर्च नहीं करते, बल्कि कंज्यूमर जो हैं
वो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं। तो कंपैरेटिवली टू केस कमोडिटी जो है, मतलब इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ जो है, दिस इज मोर रियलिस्टिक देन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। और यहाँ पे चलिए जाने कि किस तरह से किसी भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब यहाँ पे आप बात देखोगे कि जो लॉ ऑफ DMU था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो एप्लीकेबल होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जब हम निकालते हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देन जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता है। ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था कि लॉ ऑफ DMU के जितने भी एजम्पशंस थे सब कैरी हो रहे थे किसमें, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि इसके जगह पे हमारे इन केस ऑफ टू कमोडिटी जो लॉ काम करेगा उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये आपका सिंगल कमोडिटी के केस में एप्लीकेबल हो रहा था। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कमोडिटी ले रहे हैं, तो जब हम एक से ज़्यादा कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, न कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये लॉ बोलता क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, तो समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार होता क्या है कि अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता, गेट्स मैक्सिमम satisfaction a consumer, according to this law, a consumer get maximum satisfaction when ratio of marginal utility of both the commodities and prices, या फिर कहें and their respective prices are equal and marginal utility falls as consumption rises। ध्यान देंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार कहता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है तब जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। ठीक है, अगर दो कमोडिटी है, इमेजिन करें दो गुड्स हैं X एंड Y। ओके, तो बोलता है इस नियम के अनुसार कि दो कमोडिटीज से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मान ले X कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, एंड Y कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, PX डिनोटेड प्राइस ऑफ X commodity and PY denoted price of Y commodity must be equal। ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा अगर कंजम्पशन बढ़ेगा।
अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, ये दो शर्तें हैं और जहाँ पे भी ये दोनों शर्तें पूरी होंगी वहीं पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो वहीं पे कंज्यूमर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, इक्विलिब्रियम को रीच क्यों करेगा, यहाँ पे तो हम लॉ की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो एक बात कि जो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ये कंडीशन हमारे इस लॉ पर बेस्ड है। अगर ये लॉ एप्लीकेबल होगा तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। क्लियर है ये बात। अब ये नियम क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ सिंगल कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर उसके जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो है ऑफ बोथ द कमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस का रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, तब जाकर के कंज्यूमर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशंस और टू नेसेसरी सिचुएशंस, देन कह सकते हैं कि दो कंडीशंस पूरे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस केस, या इस सिचुएशन में ये दो केसेस अगर दिखते हैं तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है इन दोनों केसेस में तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है जो हमने सिंगल केस कमोडिटी में देखा था। यहाँ पे इतनी बात हो गई है क्लियर। अब चलो इसको थोड़ा सा और हम इलाबरेट करते हैं। अब देखिए इसी सेम कंडीशन को जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा उसी को हम ज़रा और इलाबोरेट करते हैं, उसके डिफरेंट सिचुएशंस को हम देखते हैं। तो सपोज करेंगे कि हम दो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब दो कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई, इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ होगा, तो हम लोगों ने पहला कंडीशन देखा कि जहाँ पे रिस्पेक्टिव मार्जिनल यूटिलिटीज एंड देयर प्राइसेस आर इक्वल टू, लाइक बोथ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब सिंगल केस के टर्म्स में बात करें, सिंगल कमोडिटी के केस में बात करें, तो हमने क्या देखा कि सिंगल केस में, सिंगल कमोडिटी के केस में जो इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर को वो मिलता है जब उनका मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मान लो एक्स कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और उसका जो प्राइस है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही देखा था हम लोगों ने, है ना, कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर दोनों बराबर हैं तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। फिर एक क्या प्रॉब्लम आई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जो है उन दोनों को मेज़र करने का तरीका अलग अलग है ना। मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में होता है एंड प्राइस जो है वो मनी के टर्म्स में होता है। इसको हमने सिंपल करते हुए क्या करा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, और इसको हमने कैसे किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कर दिया इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हो गया। ये हो गया था हमारा तरीका। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं
तो क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो इस इक्वेशन को हम MU(x)/Px बराबर MU(m) लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सेम इक्वेशन है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये x कमोडिटी के केस में था, अब अगर हम देखें तो y कमोडिटी के केस में भी सेम ही बात है, सिर्फ y कमोडिटी का कंजम्पशन अगर हो रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेंगे, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ y। ये दोनों हो गया आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन। सेम प्रॉब्लम, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यूटिल्स में मेजर हो रहा है, प्राइसेस जो है वो मनी में हो रहा है। सिंपल करते हुए हमने क्या करा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हुए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से उसको डिवाइड कर दिया। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों कमोडिटीज का जो कंजम्पशन कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है उसको हमने क्या करा कि अलग अलग फॉर्म में हमने उसको लिख लिया सिंगल सिंगल करके। अब यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2। अब जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ दी 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हम इन दोनों को इक्वेट करने पर क्या प्राप्त करेंगे, हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, हमें मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय px, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय px बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय py, ओके, इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन के बराबर ये और यहाँ पे इसके बराबर ये, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। अब इसी से हम इक्विलिब्रियम का अपना कंडीशन या सिचुएशन आप जो बोले वो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, तो हम इसी को लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय पी वाई। क्योंकि कैसे लिख रहे हैं, तो ये दोनों, ये इक्वेशन इसके बराबर, ये इक्वेशन इसके बराबर, तो ये दोनों के बराबर ये दोनों है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई के साथ इजीली इक्वेट करते हुए लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी इक्वेशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखो तो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई। ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो दोनों केसेस में अगर हम इक्वल मान रहे हैं, दोनों ही गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल मान रहे हैं, जब उन दोनों ही गुड्स की जो कीमत है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। पहला। सेकंड क्या हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती हुई होनी चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, विच इज़ ट्रू कि ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूमर जो है उसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए एक और नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, और वो यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी घटेगी जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल यूटिलिटी को कंज्यूम करता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन क्यों ज़रूरी है, इस बात पर भी ध्यान दें ज़रा कि क्यों ज़रूरी है सेकंड कंडीशन पूरी होना। तो अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी नहीं घटेगी, तो फिर कंज्यूमर क्या करेंगे, सिंगल कमोडिटी का ही कंजम्पशन करेंगे,
उसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाएंगे जिसके कंजम्पशन के बाद भी उनकी यूटिलिटी घट नहीं रही है, बल्कि मान लो बढ़ती चली जा रही है या कांस्टेंट आ रही है। तो इस स्थिति में ये बात प्रैक्टिकली सही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को खरीदकर अपने इक्विलिब्रियम को बेहतर तरीके से पाना चाहते हैं। इस स्थिति में सेकंड कंडीशन जो है ये भी ज़रूरी है आपकी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती चली जानी चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, और सेकंड कंडीशन भी सही है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। अब इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और ये दोनों कंडीशंस जहां पे एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे, कंज्यूमर को उसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। बस आपको ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों शर्तें याद रखनी है। अब आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड दो बातें और जाननी है कि अगर दो डिफरेंट कंडीशंस या सिचुएशंस देखने को मिलेगा तब कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेंगे। अब दो कंडीशंस में क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन हो सकता है कि सपोज करिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई। अगर ऐसा है तब क्या, अगर इस तरह की स्थिति है तब क्या होगा, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेंगे। अब देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स ग्रेटर देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई से, तो इस केस का सिंपल सा मतलब है कि कंज्यूमर को x कमोडिटी जो है उसके केस में x के कंजम्पशन से उनका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कंजम्पशन ऑफ y कमोडिटी। y का भी कंजम्पशन वो कर रहा है, लेकिन y के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम है एंड x की यूटिलिटी ज़्यादा है। अब इस स्थिति में क्या होगा, x कमोडिटी का कंजम्पशन कंज्यूमर ज़्यादा करेगा, और जैसे जैसे x का कमोडिटी है और x का कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसके रिस्पॉन्ड में जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी वो फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। और सवाल है कि ये कब तक घटती चली जाएगी, तो जब तक स्थिति इसके बराबर नहीं हो जाती कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई। इस कंडीशन पर आकर के ये सिचुएशन जो है वो रुकेगा, यानी कि कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ाते जाएंगे x कमोडिटी का, और जिसके कारण x कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी, और ये तब तक होगा जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर दूसरी स्थिति देखने को मिल जाती है, अगर सिचुएशन बी देखने को मिलता है, दैट विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, इसका मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर को मिल रहा है वो y के कंपैरिजन में x की तुलना कम मिल रहा है, यानी कि y से मिलने वाला यूटिलिटी x से मिलने वाले यूटिलिटी की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर क्या करेगा, तो y कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, और ये काम वो कब तक करेंगे, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो उनको y कमोडिटी से मिल रही है वो घटने नहीं लगे। और ये घटते घटते कब तक घटेगा, तो जब तक सिचुएशन इसके बराबर नहीं हो जाता, यानी कि दोनों ही कमोडिटी से मिल रहा सेटिस्फैक्शन अगर बराबर हो जाएगा तो कंज्यूमर जो है वो y कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना कम कर देंगे, या उसको जो बढ़ा रहे हैं एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं उसको वो घटा देंगे।
और इस तरह से ये दो सिचुएशंस होगा देखने को मिल सकता है, और इन दोनों ही सिचुएशन में कंज्यूमर बिहेव जो करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, और ये बिहेवियर अल्टीमेटली कहाँ आके रुकेगा, तो इस सिचुएशन पर आकर के रुकेगा, विच इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्लियर है ये बात। और इसी के साथ हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। देखो टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है, आपको बस यही याद रखना है कि शर्तें कौन सी हैं। सिंगल केस में भी सिर्फ एक शर्त थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, बस यहाँ पे हम दो कमोडिटीज के केस में इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पोर्शन है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व की शुरुआत करेंगे। कार्डिनल अप्रोच के तहत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी को ठीक ठीक तरीके से कार्डिनली मेजर कर पाना थोड़ा मुश्किल है और अनरियलिस्टिक है, ओके, बिकॉज यूटिल्स का पता हमें नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके 10 यूटिल्स मिला या 20 यूटिल्स मिला, बिकॉज यूटिल्स का मतलब हमें नहीं आ रहा। हाँ, बट ऑर्डिनल जो अप्रोच है वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है, बिकॉज उसमें हम रैंकिंग की बात करेंगे, कि प्रेफरेंसेस की बात करेंगे। बीइंग अ कंज्यूमर हमें हम प्रेफरेंस रखते हैं कि हमें रोटी से ज़्यादा चपाती पसंद है, चपाती से ज़्यादा कचौड़ी पसंद है, या फिर हमें आइसक्रीम से ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। तो हम रैंकिंग कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ चॉकलेट, देन सेकेंड इज़ आइसक्रीम, देन थर्ड इज़ बिस्किट। तो इस तरह से रैंकिंग करते हुए हम देखेंगे यूटिलिटी के कुछ अप्रोच, यूटिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स होंगे जिनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।